बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। और आज की सबसे बड़ी खबर है जी पंजाब असम्बली में होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की खबर। मरियम नवाज़ पाकिस्तान की तारीख़ की, पंजाब की तारीख़ की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं। उनके पास ये एज़ाज़ आ गया है। लेकिन किस तरह से होगा मौशी चैलेंजेस का सामना, किस तरह से होगा सियासी अदम इस्तेहकाम का मुकाबला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बात करें तो उनको 220 वोट मिले, जिसके बाद उनको कामयाब करार पाया। असम्बली सेशन का आगाज़ होता है, वही रवायती अंदाज ओपोजिशन ने वॉकआउट किया, ओपोजिशन ने नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन जब तक हुकूमती बेंचों की जानिब से अपोजिशन को मनाया गया, 6 रुकनी कमेटी गई उनको मनाने के लिए, तब तक स्पीकर साहब की हिदायत पर असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि इजलास का वक्त शुरू हो चुका था। इस तरह से जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपोजिशन में बैठी थी, उनको वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में शामिल होने नहीं दिया गया, क्योंकि वो वॉकआउट कर गए थे, बाहर चले गए थे। वज़ीर आला पंजाब 220 वोट लेकर पंजाब असम्बली की वज़ीर आला बन गई। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, नो डाउट। वज़ीर आला पंजाब पहली वज़ीर आला खातून बनी है, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस, गवर्नेंस के इशू, लाहौर शहर के मसाइल, पूरे पंजाब में महंगाई के मसाइल। महंगाई इतनी है कि एक शख्स 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, परेशान हो रहा है। बेरोज़गारी आसमान को बातें कर रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम, गुस्सा, नाराज़गी, अदम बर्दाश्त, ये वो तमाम चैलेंजेस है जिसका सामना करना पड़ेगा ना सिर्फ पंजाब असम्बली के अराकीन को, बल्कि नई वज़ीर आला पंजाब को भी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंबरान पंजाब असम्बली से, उनको क्या उम्मीदें हैं, और उसके बाद बात करेंगे हम जी अपने नुमाइंदगान लाहौर न्यूज़ से, उनसे जानेंगे, उनसे एनालिसिस लेंगे, तज्ज़िया लेंगे आज की सारी कार्रवाई की सूरत हाल का भी, और उसके साथ साथ आने वाला वक्त कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, डिलीवर करना कितना आसान होगा, और ख़ास तौर पर जो दावे, जो वादे किए जा रहे हैं, वो वफ़ा होना कितना आसान होगा। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकन सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद है जी अज़मा बुखारी साहिबा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। पहली वज़ीर आला पंजाब, खातून वज़ीर आला पंजाब, नया चैलेंज, नया तजुर्बा, कैसा देख रही हैं? प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नया तजुर्बा कैसा देख रही हैं? कितना बड़ा चैलेंज, कितना आसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चैलेंज तो यकीनन हर काम के लिए होता है, और मरियम नवाज़ साहिबा को चैलेंज जो है ना, वो एक्सेप्ट करने की एक आदत है, और ये उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में भी किया। उनको मुखालफिन ने बड़े बड़े सियासी चैलेंज दिए। वो बेशक कैद तन्हाई में रहना हो, वो बेशक डेथ सेल में जो है वो जेल की सूबतें बर्दाश्त करनी हो, वो बेशक सियासी इंतकाम भुगतना हो, बेशक बदतमीज़ी और गाली गलोच बर्दाश्त करना हो। उन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, और आज आपने एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव रोड मैप सुना होगा। और ये नहीं लग रहा कहीं से भी, जो मुझे पूछ रहे थे कि उनके पास तजर्बा नहीं है, और मैंने उनको कहा कि आप खुदा के वास्ते उनका तजर्बा देखें तो सही। एक तरफ उनके शोल्डर के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, जो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, 1 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरे उनके शोल्डर के साथ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं, जो 2 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर हैं और अब 2 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। सो ये एक उनकी एक लेगेसी है, और इसी को उन्होंने आज एक जो अपना रोड मैप दिया है, बहुत तैयारी के साथ दिया है। कोई ऐलानात नहीं है, और उनका काम आज से शुरू हो रहा है। अभी से ओथ के बाद अब मुझे निकलना है, हमारी बात जारी है। लगेगा महंगाई टूटने में? आखिरी और पहला सवाल। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, बाकी अल्लाह पाक की मेहरबानी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है जरनाब शेर साहिबा है, मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक़ है, PP 40 से। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, वहाँ से इंतखाब लड़कर जो है वो असम्बली तक पहुँची हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या देख रही हैं आने वाले वक्त में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, पहली खातून वज़ीर आला पंजाब की, क्या उम्मीद है? हमें तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है। जैसे वो हमारे कायद के बारे में बयानात जारी कर रही हैं, ये हम नहीं समझते हैं कि एज अ वुमेन उन्हें ऐसे अल्फाज या ऐसे बयानात हमारे कायद के बारे में जारी करने चाहिए।
तो इसलिए हम तो उनसे कोई उम्मीद नहीं रख रहे। अवाम जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, पहले इमरान खान साहब, फिर अवाम की वजह से हम इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे। उस अवाम को भी उनसे कोई ख़ास अच्छी उम्मीद नहीं है। तो लेट्स सी, टाइम विल डिसाइड कि क्या होता है आगे। अब बिल्कुल वक्त तो दिखाएगा क्या होगा, लेकिन अब सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, अब मिल बैठना चाहिए, मामलात को हल हो जाना चाहिए। बड़े साल गुजर गए इन झगड़ों में। ये आज का सेशन क्लियरली बता रहा है कि वो लोग खुद बैठना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जैसे बाइकआउट हमने क्यों किया, हमारे बाइकआउट की वजह, हमने बाइकआउट नहीं करना था क्योंकि हम नहीं चाहते थे, हम प्रॉपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते थे। हमारे बाइकआउट का रीज़न ये बना कि हमें मौका नहीं दिया गया कि वहाँ पे बोला जाए। हमारे जो फ़िलहाल अपोजिशन लीडर जो हमारे राना आफ्ताब साहब, जो हमारे सीएम के कैंडिडेट थे, उन्हें नहीं मौका दिया गया कि वो वहाँ पे कोई भी बात कर सके, जिसकी वजह से हमें एहतजाजन असम्बली से उठ के आना पड़ा। वो खुद ही नहीं बैठना चाह रहे कि तो हम कैसे बैठ सकते। अभी बाइकआउट किया, फिर मनाया भी तो गया ना। बाइकआउट किया तो फिर ये गुड जेस्चर था, तब मना लिया गया कि भाई साथ बैठते हैं, मसाइल को हल कर। उनके मनाने में उन्होंने गेट्स लॉक कर दिए और हमें एज यू नो के गेट के लॉक होते ही अंदर जाना अलाउ नहीं है, अंदर नहीं दिया जा सकता। जब वो मनाकर, जब वो हमारे साथ मुज़ाकरात करके वापस गए हैं, तो उसके हमारे डिसीजन मेकिंग के दौरान ही गेट जो है वो लॉक कर दिया। मान गए थे आप, चले गए थे। वी वर एग्रीड, हम दरवाज़ा नॉक करते रहे और वो नहीं खोला गया। पाकिस्तान के पंजाब के इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं? आप चूँकि मंडी बहाउद्दीन से हैं, वहाँ पर क्या हालात है, क्या ज़रूरत है, कितने काम हैं, कितने बाकी? हमारा जो हल्का है वहाँ पे अगर प्रोविंशियल लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट नहीं की गई। एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, हमारा जो बेसिक डेवलपमेंट है, जो रोड्स जो मेन रोड्स हैं उन पे वो बाकायदा 2013 से 18 के दौरान कुछ बेहतरी उनमें आई, लेकिन सीवरेज का सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़रूरत है काम की, वहाँ पे डेवलपमेंट। आपको क्या लगता है एमपीए के पास कितने इख्तियारात होते हैं? क्योंकि आप वोट लेके आई हैं, लोगों को आपसे पर्सनली बहुत उम्मीदें हैं, आपके पास कितने इख्तियारात हैं कि आप काम करवा सकती हैं? मेरे पास एज़ यू नो कि हम वी आर इन अपोजिशन, और अपोजिशन के पास कितने इख्तियारात होते हैं एज़ यू नो कि हमें कोई बहुत ज़्यादा इख्तियारात। अब देखें, जैसे वो कह रही हैं कि हम मिल बैठ के काम करना चाहते हैं, तो देखते हैं वो हमें इख्तियारात देते हैं या नहीं देते। बहुत शुक्रिया। हमारी जंग इमरान खान के लिए हमेशा जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जी सलमा भट्ट साहिबा हैं। रिज़र्व सीट इनको मिली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहली खातून वज़ीर आला पंजाब, क्या उम्मीदें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली जी पंजाब के लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है, और पंजाब के लिए पंजाब को मुबारक हो कि पंजाब में पहली दफ़ा कोई खातून वज़ीर आला आई हैं, और वो एक मरीम नवाज़ एक ऐसी खातून है जो पंजाब के लिए उम्मीद सहर बनकर आई हैं। और आज पंजाब का नए दौर का आगाज़ हो चुका है। आज पंजाब में एक नया दिन और नई सुबह है जो तुलू हुई है, और जिसका अरूज हम देखेंगे कि पंजाब की एक हिस्ट्री है कि पंजाब ने माजी में भी मुस्लिम लीग नून की दौर हुकूमत में बहुत अरूज देखा। यहाँ पे तरक्याती मंसूबे हुए, यहाँ पर अमली तरक्की हुई, और इस तरक्की के सफ़र को सिर्फ आगे नहीं बहुत आगे बढ़ाएंगी मरीम नवाज शरीफ साहबा। हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, पंजाब को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आसान होगा इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है डिलीवर करना, या फिर ब्यूरोक्रेसी के साथ मामला तय करना, गवर्नेंस के इश्यूज़ को हल करना? जी, अगर आपके पास रिजॉल्व हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो, और अगर आपके पास आपको मालूम हो कि काम करना क्या है। अगर आज आप उनकी तकरीर सुने तो उनकी तकरीर का एक एक हर्फ ये बता रहा है कि वो कितनी वेल प्रिपेयर्ड है आने से पहले ही। वो वाली वज़ीर आला नहीं है जो आकर कहें कि मुझे टीवी से पता चला कि डॉलर की कीमत क्या है। वो वज़ीर आला नहीं है जिसको टीवी से पता चलेगा कि पंजाब के हालात क्या हैं। वो वज़ीर आला है जिसने अपनी पहली तकरीर में पंजाब के सारे मसाइल गिन कर और चुन कर बताए हैं, और उनके हल क्या होंगे इसका जवाब भी बताया है। ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जी सारा अहमद साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, एमपीए हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहली वज़ीर आला पंजाब खातून, ख़वातीन के लिए कितना बेहतर हो सकता है? देखिए, मुझे तो ये पॉजिटिव एक बहुत स्टेप लगा है, क्योंकि हम खुद वेमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं। आप खुद एक खातून हैं और मैं भी, तो आई थिंक इन्होंने जो अपने स्पीच दिया अभी उसमें उन्होंने काफ़ी वेमेन एम्पावरमेंट की बात की है कि पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब बनाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, एंड इट्स पॉजिटिव कि वो खुद क्योंकि खातून है तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ये इनिशिएटिव वो इनिशिएटिव लिया जाएगा, ख़वातीन के हरासमेंट के ख़िलाफ़ चीज़ें, वर्क प्लेस को सेफ़ बनाना है ख़वातीन के लिए।
तो आई एम वेरी होपफुल दैट शी वुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट ऑल्सो। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम की जो कैफियत है, आज भी अपोजिशन का एहतजाज रहा, ये कितना बड़ा चैलेंज है और मौशी सूरत हाल कितना बड़ा चैलेंज है? आप सही कह रही हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं बिकॉज अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, दैट्स ट्रू। लेकिन हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को, कि हर्डल्स को जो है वो बाईपास करके तरक्की की तरफ, काम की तरफ, रिफॉर्म्स की तरफ जाएं। जिस तरह उन्होंने अभी इतनी सारी बातें बताई हैं, एग्रीकल्चर को ठीक करना, हेल्थ को, एजुकेशन, एवरीथिंग, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, ये सब करना आसान नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको इसमें साथ साथ जो अभी फ़िलहाल चैलेंजेस हैं उनका भी सामना करना है। और मुआशी हालात आप ऑलरेडी देख रहे हैं, हमारा बजट क्रंच चल रहा है, तो इट विल नॉट बी सो ईजी। बट ऑफ कोर्स शी हैज़ अ डिफ़िकल्ट पाथ अहेड, बट आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड आई थिंक वो कर सकेंगी। कोई टाइम फ्रेम दिया, कोई टाइम फ्रेम है प्लान में नून लीग के पास के इतने टाइम फ्रेम में 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने में ये बेहतरी आ सकती है, या फिर सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे? जी, इन्होंने मरियम साहिबा ने जो स्पीच दिया उसमें हर चीज़ की बताया कि उन्होंने डेडलाइन सेट की हुई हैं और वो उसके मुताबिक उनको जो है वो चीफ सेक्रेटरी को भी उन्होंने बताया कि मैंने उनको डेडलाइंस कम्युनिकेट किए कि इसमें ये हो जाना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि अगले 11 वीक्स में एयर एम्बुलेंस उनको चाहिए कि वो नज़र आ जाए, एयर एम्बुलेंस का इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो। तो लेट्स सी, डेडलाइंस तो है, बट लेट्स उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी जल्दी होता है एंड वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। जी ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे साथ बुशरा भट्ट साहिबा है, रिजर्व सीट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़, खातून वज़ीर आला पंजाब, तारीख़ में पहली बार, पंजाब में पहली बार। क्या उम्मीदें और इन उम्मीदों पर किस हद तक पूरा उतर सकती हैं मौशी सूरत हाल को, सियासी सूरत हाल को देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है बड़ी खुश आइन बात है, इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट, और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज भी ये बहुत ज़्यादा मरियम बीवी पे जो है ना, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया, शी हैज़ बिग बूट्स टू फुलफिल। हमारे पास शहबाज साहब का एग्जांपल है, उनके वालिद साहब नवाज शरीफ का एग्जांपल है। उसके अलावा अगर आप इकोनॉमी का हाल देखें तो राइट नाउ गलती की हमारे पास चांसेस नहीं हैं। हैविंग सेड दैट, मरियम बीबी हैज़ डिलीवर्ड अर्लियर ऑन एज वेल, और जिस तरह की वो कैबिनेट इंशाल्लाह लेके आएंगी उसमें बहुत सारा यूथ होगा, बहुत सारा एजुकेटेड फ्रेशर फेसेस, बिकॉज राइट नाउ वी नीड सोल्यूशंस, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस। पुरानी जो हमारी तर्ज सियासत है या तर्ज वो है, उसमें उससे कुछ बेहतर लाना पड़ेगा, यूथ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे बड़ी उम्मीद है मरियम बीबी से, और यही बात कि हम सब पे ये इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मेंबर्स कि हम सब उनके साथ मिलके ये जो है ना टारगेट्स अचीव करें। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है? आपने बताया कि इजी नहीं है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा जो चैलेंज अगर आप मुझसे बात करें तो जो ये हमारी जितनी यूथ है, हमारा पोलराइजेशन, जो हमारे माशरे में इनटॉलरेंस है और जो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही है, चाहे वो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हो, चाहे वो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, जब तक आप ये शाना बेशाना चलनी पड़ेंगी, पैरेलल चलेंगी कि आप अपॉर्चुनिटी भी दें उनको, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनके लिए रिलीफ हो, महंगाई में कमी हो, साथ साथ आप उनके साथ डायलॉग्स करें, ये सब चीज़ें पैरेलल चलेंगी तो जो 60+% यूथ वोट बैंक है हमारा, जिस पे हमने टैप नहीं किया, सॉरी टू से, उसको हम उसी तरह कायल करेंगे। अच्छा, आपने बताया कि हालात को बेहतर तो करना है, अदम बर्दाश्त, सियासत में भी थोड़ी कम नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद, और इस मामले ये एक ऐसा नेगेटिव ट्रेंड, टॉक्सिक एनवायरनमेंट 4.5 साल के अंदर डेवलप हुआ है। मेरे ख्याल से ऑपोजिशन का रोल है, हमने 2013 की भी असेंबली देखी हुई है, ऑपोजिशन के साथ उनका फ़र्ज़ है, उनका रोल है कि आप पॉइंट आउट करें, तनकीद बराए तनकीद, जैसे कि आपने कहा, प्रोडक्टिव किस्म की आप वो करें, और नारेबाजी। आज शुरू में मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, पिछले ऑपोजिशन ने आर्टिकल जो जिस किस्म की एक आर्ग्यूमेंट शुरू हुई तो एक रे ऑफ होप थी कि शायद आज पढ़ी लिखी सियासत सुनने को मिले, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने बहुत एक्सट्रीम्स देख ली हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ऑपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिल के मुल्क को बेहतर करेंगे। नाज़रीन, पीपी 136 से जीत के आने वाले कैंडिडेट हसन रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि आने वाला वक्त सियासत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ख़ास तौर पर पंजाब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है, और जो मौजूदा हुकूमत बन गई है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, नया तजुर्बा, क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल? देखिए, मौजूदा तौर पे चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं,
क्योंकि पिछले 5 साल में एक बड़ी वाज़े तौर पे हमें नज़र आया कि नाक़िस कारकर्दगी रही है हुकूमत की, और अवामी फ़लाह के लिए जो मंसूबे थे वो बिल्कुल नहीं मुतारफ़ करवाए गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में पहली मरतबा मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा बतौर ख़ातून वज़ीर आला उन्होंने हलफ़ उठाया है, और उन्होंने अपनी जो डिबेट है उसके अंदर उन्होंने एक स्पीच में उन्होंने बड़ी तफसील से उन्होंने आगाह किया है कि वो किस तरीके से हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, यूथ के लिए, ख़वातीन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, हर सेक्टर में वो जो उनका मंशूर है उन्होंने आज पेश किया है। और एयर एम्बुलेंस एक मैं समझता हूँ कि बड़ी एक बेहतरीन और आला सर्विस है जो इंशाअल्लाह ताला चंद हफ्तों में लॉन्च कर दी जाएगी। और आने वाले इन 5 सालों में मैं पंजाब की शक्ल इंशाअल्लाह एक बढ़ते फूलते पंजाब की देख रहा हूँ, और दोबारा रिवाइव करेगा पंजाब वो तमाम मंसूबे जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, जैसे जिस स्पीड से, जिस पेस से वो लेकर चल रहे थे डेवलपमेंट के काम, एजुकेशन सेक्टर में जिस तरह उन्होंने बड़ी ग्रोथ की थी, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से उन्होंने बनाई, तो इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आने वाले 5 सालों में कठिन ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, और यकीनी तौर पर करना चाहें तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, मुश्किल ज़रूर हो सकती है। PP 163 के उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार मियाँ इमरान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब को क्या दरपेश है, और दूसरा ये कि वज़ीर आला पंजाब, नया तजुर्बा, खातून वज़ीर आला पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार, क्या देख रहे हैं मुस्तक़बिल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पाकिस्तान पंजाब में जो पहली दफ़ा एक बहादुर और एक इंतहाई मेहनती वज़ीर आला की शक्ल में मरीम नवाज़ साहिबा मिली हैं, और अब इंशाअल्लाह ताला खुशहाल पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो आज से शुरू हो गई है, और साफ़ सुथरा जो पाकिस्तान है, और इसी तरह यूथ के लिए और किसान के लिए जो प्रोग्राम्स का जो आगाज़ किया जा रहा है, इसकी मिसाल पहले पाकिस्तान में नहीं मिली, पंजाब में तो स्पेशली ही नहीं मिली। और इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि जैसे पहले पाकिस्तान की पहचान पंजाब था, और अब भी एक साफ़ सुथरा और खुशहाल पंजाब जो होगा पाकिस्तान की पहचान बने। अल्लाह करे जितने भी आप वादे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इन तमाम पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए। लेकिन मुझे ये बताइए, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि हर मसले की जड़ इस वक्त मेरा ख्याल है कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, कि हम मिलकर नहीं बैठ रहे मसाइल को हल करने के लिए। जी प्लीज़, सियासी इस्तेहकाम जो है वो आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जो पाकिस्तान है और जो पंजाब है, ये पंजाब के सही हाथों में आ गया, लीडरों के हाथों में, जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान के लिए सर्व किया, पंजाब के लिए सर्व किया, और पंजाब को नंबर 1 सूबा पाकिस्तान का बनाया। और अब एक इतनी बहादुर और इतने विजन वाले जो CM हमें मिली हैं, इंशाअल्लाह ताला उनकी सरपरस्ती में आप देखेंगी कि आप भी खुशहाल होंगी और मैं भी खुशहाल होंगे, और पूरा पंजाब का किसान, मजदूर और नौजवान सब खुशहाल आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या? आप एक शहरी भी हैं और आप एक पाकिस्तानी भी हैं, आपको क्या लगता है पर्सनली कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको सबसे पहले कवर अप करना चाहिए? देखें, जो नौजवानों के लिए और जो किसान और जो साफ़ सुथरे पाकिस्तान पंजाब की जो बुनियाद रखी, ये बड़े चैलेंजेस हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको आने वाले कोई लंबे चौड़ी दौर की बात नहीं की जा रही, ये आपको चंद दिनों हफ्तों में आपको बेहतरी नजर आएगी। चंद दिनों हफ्तों में? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, और उम्मीदें तो दिखाई जा रही हैं कि आने वाला वक्त बेहतर होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा, बल्कि नून लीग जो कि हुकूमत बनाने में पंजाब में कामयाब हुई है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, नुमाइंदगान लाहौर न्यूज़ से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस वक्त जो खातून वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज़, जिनको ये एजाज़ मिला है पहली बार वज़ीर आला बनने का, कैसा तजुर्बा होगा और आने वाला वक्त वो कैसा देख रहे हैं। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत इंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असेंबली के इजलास में क्या होता रहा, सुबह से क्या सूरत हाल रही, तमाम सूरत हाल पर डिटेल्स इनसे हम लेंगे। इंसारी साहब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, वही शोर शराबा, वही मामलात और आखिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं। बिल्कुल, आज मरियम नवाज़ जो हैं 220 वोट लेकर जो हैं वो मुंतखब हुई हैं और पंजाब असम्बली का ये ऐवान पहली बार विटनेस कर रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई खातून जो है वज़ीर आला पंजाब बनी है। तो मरियम नवाज़ के इलेक्शन के आगाज़ पर आज के इजलास पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे राना आफ्ताब, उन्होंने ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात रेज़ करना चाहिए कि हमारे कुछ लोग गिरफ़्तार हैं, जैसे अहमद रशीद भट्टिया MP हैं, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके लाया जाए। जिस तरह हमारे कुछ अरकान आना चाहते हैं हाउस में, लेकिन उन्हें पुलिस गिरफ़्तार करने के लिए तैयार बैठी है, उन्हें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो वो ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ करना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने कहा कि आज चूँकि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन है, इसके अलावा कोई एजेंडा जो है वो डिस्कस नहीं हो सकता, कोई और बात नहीं हो सकती, जिस पर उन्होंने अलामती वॉकआउट किया। उसके बाद 6 रुकनी टीम गई उनको मनाने के लिए, तो कुछ लोग फिर वापस आए, लेकिन फिर वो वापस चले गए। उसमें अपोजिशन जो है वो कंफ्यूज हो गई ना, कि अपोजिशन को कुछ समझ नहीं आई कि ये था तो अलामती वॉकआउट, वो हुकूमती अरकान वापस आ गए। तो मीनवाइल ये असेंबली के रूल्स हैं कि जब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होता है तो फिर घंटियाँ बजाई जाती हैं, उस दौरान अगर लोग जितने अवान में हों ठीक है, उसके बाद जो है वो उसको क्लोज़ कर दिया जाता है, डोर बंद कर दिए जाते हैं, फिर कोई आदमी अंदर नहीं आ सकते। तो अपोजिशन के साथ भी यही हुआ, जब वो मानने वाले थे तो उतनी देर में दरवाजे बंद हो गए, इसलिए वो मरियम नवाज़ को ही वोटिंग हुई है। और वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन का ये असूल है कि बेशक एक ही उम्मीदवार क्यों ना हो, तो वो वोटिंग लाजमी होती है, ताकि देखना होता है कि क्या ये फ़र्द जो है वो मेजॉरिटी कमांड करता भी है या नहीं करता ना। तो वो सारा उसमें 220 वोट पड़े हैं वैसे तो। अच्छा अंसारी साहब, अब मामला तो हो गया है तय। अब से कुछ देर में जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो हल्फ बर्दारी की तकरीब की भी तैयारियां हो गई हैं, तमाम सूरत हाल उधर भी सेटल डाउन है। मुझे ये बताइए कि कितना चैलेंजिंग होगा पंजाब को संभालना एक खातून पहली वज़ीर आला के लिए, जिसने अभी अभी सियासत में समझे कि कदम ही रखा, पहली बार इलेक्शन लड़ा और पहले ही बार इतनी भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे डाल दी गई। देखिए, सियासी तौर पर तो मरियम नवाज़ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। काफ़ी अरसे से वो जो है वो अपने वालिद के बिहाफ पे या अपने वालिद के साथ उनके सियासी जानशीन के तौर पर सियासत कर रही हैं। तहरीक में उन्हें जलसे जुलूसों में क्राउड पुलर का भी एजाज़ रहा है कि मरियम नवाज़ जहाँ जाती थी वहाँ क्राउड जो है खिंचा चला आता था। लेकिन जो आप बात कर रही हैं एग्जेक्टिव पोजीशन पे एज ए सूबे के चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर उन्होंने अब डिलीवर करना है। अब बयानबाजी से तो बात नहीं चलेगी, अब तो डिलीवर करना है। अब उन्हें बताना पड़ेगा कि उनकी पॉलिसी क्या है। और इस वक्त मरियम नवाज़ ने तकरीबन कोई 1 घंटे का खिताब पंजाब असम्बली में किया है, जिसमें उन्होंने अपनी तरजीहात वाज़े तौर पर बताई हैं। वो ज़हनी तौर पर यकसू हैं कि उन्हें डिलीवर करना है। वो समझती हैं कि इस इलेक्शन में वो एतराफ़ करें या ना करें, मुस्लिम नून की क़यादत माने या ना माने, पंजाब में मुस्लिम नून की क़यादत का जो उम्मीदवार थे इंतखाबात में पिट गए हैं। वो कैसे फॉर्म 45 या फॉर्म 47 की कहानी तो चलती रहेगी। लीगी क़यादत को इस बात का एहसास है कि ये अगर उन्होंने अब साख मुतासिर हुई है, बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। वो तो अलानिया लोग मानते हैं कुछ के, जावेद लतीफ़ ने इतराफ़ किया है कि कुछ लोग 8 फरवरी को जीते हैं, कुछ 9 को जीते हैं, तो ये मिलकर हुकूमत बनी है 8 और 9 की। तो वो समझते हैं कि अवाम उनसे उस हद तक उनकी पजीराई नहीं है, इसलिए अब डिलीवर करना पड़ेगा। अब मरकज़ में शबाशी वज़ारत उज़्मा संभालते हैं और पंजाब में वज़ीर आला का मनसब आज से मरियम नवाज़ ने संभाल लिया है, तो उनका ये अब इम्तिहान है कि डिलीवर क्या करना है। अब उन्हें रिलीफ देना है। महंगाई सर को छू रही है, आसमान तक पहुँच चुकी है। अब उन्हें पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं, तनख्वाहों के मामला हैं, लोगों की तनख्वाहें बहुत कम हैं, अब वेजेस बढ़ानी पड़ेगी। जैसे पीपल्स पार्टी ने कहा था हम 5 साल में डबल तनख्वाहें कर देंगे, ये देखें वेजेस कितनी बढ़ाते हैं। फिर ये इकॉनमी बहुत बड़ा चैलेंज है कि इकॉनमी से कैसे ये निपटते हैं, मईशत को अपने कदमों पे खड़ा कर पाती हैं कि नहीं कर पाती। फिर मरियम नवाज़ से एक्सपेक्टेशन इसलिए भी ज़्यादा है कि उन्हें नवाज शरीफ का सियासी तौर पर जानशीन समझा जाता है, क्योंकि अब अगली पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो शहबाज शरीफ के बलबूते पर नहीं होगी, वो मरियम नवाज़ के बलबूते पर होगी, क्योंकि इनका बैटर फील्ड जो है पंजाब है। पंजाब में डिलीवर करेंगे तो आगे चलेंगे, अदरवाइज़ तो पंजाब में तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी मजबूत अपोजिशन
जमात यहाँ पीपल्स पार्टी स्पेस बनाना चाहती है, यहाँ जमात इस्लामी स्पेस बनाना चाहती है, जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम, पंजाब पे सबकी नज़र है। तो हर एक को बात ये। और लियाकत साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोगों की उम्मीदें हैं, इस वक्त जो मुल्की हालात है, मुआशी चैलेंजेस हैं, जो महंगाई की सूरत हाल है, इन तमाम मसलों को हल करना आपको लग रहा है कि आसान होगा या फिर कर लिया जाएगा, कितना मुश्किल होगा? देखिए, इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए एक तो सियासी इस्तेहकाम चाहिए। आज से हुकूमत का या मरियम नवाज़ का रवैया तब्दील होना चाहिए, और आज हुआ भी है। जब अपोजिशन ने हाउस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बाइकआउट किया तो मरियम नवाज़ ने ये कहा कि इनको मना कर लाएं, वो हिस्सा लें। दैट इज़ स्पिरिट जिसकी ज़रूरत है कि अपोजिशन को कुचलेंगे तो अपोजिशन और उभरेगी। अपोजिशन को फार्म तफहीम से साथ लेके चलेंगे तो दो फ़ायदे होंगे। एक, आप सियासी तौर पे इस्तेहकाम पैदा करेंगे और आपकी डिलीवरी जो है वो मुतासर नहीं होगी जिन भी शोबों में आपने डिलीवरी करनी है। अगर आप अपोजिशन को कुचलेंगे, उनका नाम बनेगा। वो कहते हैं ना कि हर एक्शन का जो रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन में अपोजिशन को पजीराई मिलती है। बानी पीटीआई को जो पजीराई मिली है वो रिएक्शन में मिली है। वो उनके अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो इतनी थी कि जिस दिन हुकूमत हटी, अगले दिन अगर इलेक्शन हो जाते तो वो भाई साहब फारग थे। तो इसलिए अब मरियम को एक तो ये है कि फ़हम तफ़हीम का कल्चर पैदा करना होगा। ये अगर मुकदमा तो FIRs, अपोजिशन को कुचलना, अपोजिशन की बयानबाजी में वक्त गुजारेंगी तो फिर आखिर में बानी PTI ने क्या किया कि उसने 3.5 साल आप में अपोजिशन पे मैंने इनको ये कर दूंगा। आखिर में जब लोगों ने तो देखा कि हुकूमत ख़त्म हुई तो इनकी परफॉर्मेंस में क्या निकला, तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं निकली ना उनकी। बस उनके हालात ऐसे बने कि उन्हें हमदर्दी हुई और PTI ने दोबारा से गेन कर लिया, वरना परफॉर्मेंस के लिहाज से वो भी कमज़ोर थे। उन्होंने सारा फोकस अपोजिशन पे रखा था। इसलिए इनका हदफ अपोजिशन नहीं आवाम होना चाहिए कि हमने आवाम को कैसे डिलीवर करना है। अपोजिशन को चाहिए कि इनको स्पेस दें, जितनी पार्लिमानी निज़ाम में स्पेस होती है उनको देनी चाहिए, और इन्हें शोबों में आना चाहिए कि मज़दूर की ज़िंदगी कैसे बेहतर करनी है, ख़वातीन की कैसे करनी है। मरियम नवाज़ जो हैं वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा पजीराई हासिल कर सकती हैं, मुस्लिम नून के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी और पंजाब के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत इंसारी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, अगर मेहनत की जाए, काम किया जाए और फिर डिलीवर किया जाए, लोग जो चाहते हैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरा जाए, तो यकीनी तौर पर लोगों के दिलों में भी जगह बनाई जा सकती है। और आने वाले जो इलेक्शंस होंगे 5 साल के बाद, इंशाल्लाह 5 साल के बाद ही होंगे, उनमें भी दोबारा से पजीराई हासिल की जा सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय तो आपके सामने है, लेकिन मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान की तारीख़ में भी पहली वज़ीर आला जो हैं खातून वज़ीर आला बनने का उनके पास एजाज़ आ गया है। अब आने वाले वक्त में सब की नज़रें उन पर होंगी कि इन मौशी सूरत हाल में परफॉर्म करना कितना आसान होगा, क्या क्या मौशी चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ेगा। बात करेंगे जी, नुमाइंदगान लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद आबिद साहब हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं, आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जाहिद साहब, सबसे पहले तो पहली खातून वज़ीर आला का एजाज़ पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पंजाब में कभी ऐसा नहीं होगा। चैलेंज कितना बड़ा है, ना सिर्फ मरियम नवाज़ के सियासी करियर के लिए बल्कि नून लीग की सियासत के लिए। बिल्कुल, इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है कि मरियम नवाज़ इस वक्त जो नून लीग को थोड़ा सा एक सेटबैक हुआ है उसकी पॉपुलैरिटी के लिहाज से, उसे किस हद तक दोबारा बहाल कर पाती हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक जुआ खेला गया है मुस्लिम लीग नून की जानब से कि मियां नवाज़ शरीफ या मरियम नवाज़, इन दोनों में से एक ने प्राइम मिनिस्टर और एक ने CM बनना था। तो मियां नवाज़ शरीफ ने खुद को विड्रा करके इस मरियम नवाज़ को CM बनाया है और मुस्तकबिल की प्लानिंग की है, अपनी जमात की सियासत के लिए भी और पाकिस्तान की सियासत के लिए भी। तो यकीनी तौर पे ना सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून के लिए बल्कि मरियम नवाज़ के लिए और मैं कहूँगा नवाज़ शरीफ के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसे किस तरह आगे लेकर चलते हैं। मरियम नवाज़ को किस तरह उन्हें एक कौमी लीडर के तौर पे सामने लेके आते हैं, क्योंकि पंजाब को हमने देखा है कि यहाँ का जो वज़ीर आला होता है वो आम तौर पे बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर ख्याल किया जाता है और मुल्की सियासत में उसका बड़ा अहम किरदार होता है। तो अब मरियम नवाज़ के लिए एक तो बहुत बड़ा चैलेंज जो है
कि इस वक्त उन्हें मुकाबला करना है, लोगों को अपने हरीफों से मुकाबला करना होता है, लेकिन उन्हें अपने चचा शहबाज शरीफ की कारकर्दगी के साथ मुकाबला करना है कि लोग उसके साथ हर चीज़ पर कंपेयर करेंगे कि उनके चचा ये करते थे, इस तरह ये उनका स्टाइल था काम करने का, तो मरियम उसे किस तरह फॉलो करती हैं। लेकिन आमतौर पे तो ये कहा जाता है कि बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त नहीं उगता, लेकिन ये छोटे दरख्त की भी खूबी हो सकती है कि हो सकता है कि बड़े दरख्त के नीचे रास्ता बना ले। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मरियम नवाज़ के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, और पाकिस्तान की आइंदा सियासत का भी एक रुख मुतय्यन हो जाएगा। अगर मरियम नवाज़ कामयाब होती हैं तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल में सियासत करती रहेगी, और अगर खुदा न खास्ता वो नाकाम होती हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए भी सियासी महाज पर बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा। इसलिए नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ लाजमी तौर पर उनकी कोशिश होगी कि मरियम नवाज़ बतौर वज़ीर आला पंजाब कामयाब हों, और इतनी कामयाब हों कि मुस्लिम लीग नून को कम से कम वो पंजाब की हद तक दोबारा उसी सतह पर ले आएँ जहाँ पर उनके वालिद मियाँ नवाज शरीफ लेके आए थे। तो ये बड़ी एक अहम नुक्ता है इस वक्त, और बज़ाहिर इस वक्त तो जो उनके चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास इस वक्त कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी तजर्बा ऐसा नहीं है मरियम नवाज़ के पास कि जिससे हम कह सकें ना वो मेयर रही हैं कभी, ना कभी वो वज़ीर रही हैं, ना कभी पार्लिमानी सियासत में उनका कोई आज तक वो असम्बली में भी नहीं पहुँच। पहली बार इलेक्शन लड़ी और पहली ही बार वो वज़ीर आला बन गई। इसी पॉइंट को लेकर ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मैं आना चाहूँगी। ज़ैन, एक तो वही पॉइंट कि मरियम नवाज़ का सियासी करियर एक तरह से आगाज़ हुआ है अभी अभी नून लीग की सियासत, और फिर उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला जो है वो मुखालफीन से नहीं है बल्कि अपने घर के जायंट्स के साथ है जिन्होंने पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शुक्रिया सिद्रा मुनीर। एक तो मैं जाहिद भाई ने जो बातें की हैं उनसे मैं एग्री करता हूं, उन्होंने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है जिस तरह आप भी फरमा रही हैं। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने अपनी ऐवान में तकरीर मुकम्मल कर ली, उनका हलफ मुकम्मल हो गया, सूबे की भाग दौड़ संभाल ली, सबसे बड़ा चैलेंज जो मरियम नवाज़ की हुकूमत को पहला चैलेंज है वो रमज़ान बाज़ारों का है। उनके चचा शहबाज शरीफ रमज़ान बाज़ारों के ख़ुद चक्कर लगाते थे, खुद जाकर चेक करते थे कि रमज़ान बाज़ारों में क्या अशियाए खुरोनोश मेयार के मुताबिक है, क्या क्वालिटी के मुताबिक हैं। अभी मरियम नवाज़ ने ये ऐलान भी कर दिया कि वो निगहबान पैकेज एक दे रही हैं जिसके तहत तकरीबन 67 लाख लोग हैं जिनको घरों में राशन दिया जाएगा। इसके अलावा सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे। लेकिन मरियम नवाज़ का और ब्यूरोक्रेसी का ये पहला टाकरा होने वाला है कि क्या उनकी तरफ से जो प्रोजेक्ट कंसीव किया गया ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर मिनोअन अमल दरामद कर पाती है, जो वो सोचा उन्होंने आउटकम्स उसके आएंगे, क्या बिल्कुल उसी तरह वो आउटकम्स आते हैं। ज़ैनुल आबिदीन, यहीं पे मेरा एक और सवाल ले लीजिए, क्योंकि जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है सबसे बड़ा चैलेंज ही ब्यूरोक्रेसी होती है, उनके साथ बना के रखना और उनसे काम निकलवाना जो है ये बहुत बड़ा आर्ट है। और दूसरा सवाल कि पिछले साल हमने देखा कि रमज़ान बाज़ार नहीं लगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं लगा सकते। इस बार कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इस वक्त भी मौसमी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है कि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। देखें जी, पाकिस्तान में कोई भी बात है तो उसको बताने के लिए जो माजी का हवाला है वो देना ज़रूरी है कि माजी में इसका क्या प्रेसिडेंट रहा है। अगर आप शहबाज शरीफ साहब का 2008 से 2013 और उसके बाद 2013 से 2018 तक का जो इक़्तिदार देखें तो आप देखें ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत एक पेज पे थी। इसी तरह नवाज़ शरीफ का आप इक़्तिदार देखें तो 2013 से 2017 तक जो वो प्राइम मिनिस्टर रहे तो उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी उनके साथ ऑन बोर्ड थी। बल्कि ये कहा जाता है कि जब ये शरीफ ख़ानदान की हुकूमत आती है तो बुनियादी तौर पर ये ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत होती है। और इस वक्त भी ज़ाहरी तौर पे यही नज़र आ रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो पंजाब में मरियम नवाज़ को सपोर्ट करेगी, और अगर वो सपोर्ट ना करना होता तो ये आज के वज़ीर आला के चुनाव से कबल जाती अमरा में ब्यूरोक्रेसी की लंबी मीटिंग्स ना होते। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि जिस तरह बुज़दार दौरे इक़्तिदार शुरू हुआ अगस्त 2018 से लेके 2020 तक, हम यही देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और बुज़दार हुकूमत एक पेज पर नहीं थी,
तो इस हुकूमत में मुझे जो फ्यूचर है वो ये नज़र आ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी मरीम नवाज़ की हुकूमत के साथ बिल्कुल खड़ी रहेगी, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने माजी में काम किया उससे ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करें। ठीक है जाहिद साहब, ज़ैनुल आबिदीन को तो लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी को कहीं ना कहीं अपने साथ मिलाने की, रखने की कोशिश की जा रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। मौशी सूरत हाल किस हद तक इजाज़त दे रही है? लोग रिलीफ का इंतज़ार कर रहे हैं, लोग महंगाई टूटने का इंतज़ार कर रहे हैं। मौशी सूरत हाल इजाज़त दे रही है इन तमाम मामलात को चलाने के लिए? देखें, आज जो अभी तक तकरीर की है मरीम नवाज़ ने, उसमें जो सबसे अहम पॉइंट नज़र आ रहा है बतौर सूबाई वज़ीर आला, वो उन्होंने रमज़ान पैकेज के हवाले से, जो उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जो हकदार होगा उसकी दहलीज़ पर चीज़ पहुंचाई जाएगी। क्योंकि पिछले चंद सालों से हमने ये देखा कि जो एक ख़ास तौर पे सस्ता आटा स्कीम जब शुरू की गई थी तो उसमें लोगों को मुफ्त में आटा ज़रूर मिला था, लेकिन कुछ अंदाज़ ऐसा था कि उससे आम आदमी की इज़्ज़त नफ्स शदीद तौर पर मुतासर हुई थी और उस पर बड़ी तनकीद हुई थी। और अगर ये मरीम नवाज़ अपना ये पहला प्रोजेक्ट जो कि रमज़ान बस शुरू होने वाला है, उसमें अगर ये कामयाबी से 60-70 लाख घरों तक बाइज़्ज़त अंदाज में राशन पहुंचा देती हैं, और हकदारों को, सबसे बड़ी बात यह है कि हकदारों को शफाफ तरीके से, ना कि सिर्फ ऐसे कारकुन जो सिर्फ नारे लगाते हैं लेकिन खाते पीते लोग हैं, उनके घरों में जाए। जो हकदार लोग हैं जिनकी 2 वक्त की वाकई रोटी नहीं मिल रही, अगर उन 60-70 लाख लोगों को आप घरों में बैठे 1 महीने का राशन पहुंचा देते हैं तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून एक कामयाबी हासिल कर सकेगी। अब दूसरा, माशी सूरत हाल जो है, माशियत के लिहाज से सूबा इतना ज़्यादा रिलीफ सिर्फ इसी किस्म के दे सकता है, किसी चीज़ पे सब्सिडी दे दे, किसी चीज़ की आसानी फराम कर दे, रेड लिस्टों पे अमल दरामद शुरू करवा दे, ये सूबे की ज़िम्मेदारी होती है। बाकी जो इस वक्त लोगों को सबसे बड़ा मसला है उसमें बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पेट्रोल और डीज़ल है, जिसमें सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, ना वो सब्सिडी दे सकती है। सब्सिडी देने का ऐलान किया गया था, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुमकिन हो कि 300 यूनिट या 200 यूनिट फ्री कर सकें, क्योंकि हमारे पास ख़जाने में इतने पैसे नहीं हैं कि वो हुकूमत पे करे। वो कहीं ना कहीं पे करने होंगे पैसे किसी ना किसी को, इसलिए फौरी तौर पर तो रिलीफ यही है। अगर ये मौजूदा हुकूमत या आने वाली हुकूमत अगर सिर्फ रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाना शुरू कर दे, लोगों को इस बात का यकीन हो कि ये रेट लिस्ट जो सब्ज़ी की या फल की लगी हुई है इसके मुताबिक हमें चीज़ मिलेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लोगों को एक ज़हनी आसूदगी मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो इस किस्म के छोटे छोटे इक़दाम हैं जिनसे बड़े नताइज लिए जा सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। जाहिद भाई की बात में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जाहिद भाई का कॉमर्स की बीट का बड़ा तजर्बा है। मैं सिर्फ एक मेरी तजवीज़ भी है और सवाल भी है कि क्या ये ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ आवाम तक फ़राहम करने के लिए, सस्ती फ़राहम करने के लिए सब्सिडी ही फ़राहम की जाए? हम इस चीज़ को मलहूज़े खातर क्यों नहीं रखते कि पंजाब गवर्नमेंट के पास ऐसी फैसिलिटी मौजूद है कि वो कारोबारी मौके फ़राहम करे। वो कारोबार जब लोग करना शुरू करेंगे, उनके पास इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो उनकी जो ये ख़रीद की सकत है वो बेहतर हो जाएगी। बात ये है कि इसमें जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के काम को बूस्ट किया जा सकता है, कारोबार के मज़ीद मौके पैदा किए जा सकते हैं। इंडस्ट्री लगाना तो पंजाब गवर्नमेंट की टैक्सेस का निज़ाम कुछ बेहतर किया जा सकता है। ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम महंगाई 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 करते जा रहे हैं। थोड़ी आमदन बढ़ जाए तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली हमें कम लगना शुरू हो जाए। हाँ, वो तो एक बुनियादी चीज़ है, लेकिन वो उसके लिए तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। कम से कम कोई इंडस्ट्री चलेगी, वहाँ रोज़गार मिलेगा लोगों को, उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी। इवन का ज़रात भी अगर हो तो उसके लिए भी कम से कम 6 महीने चाहिए उसके आउटपुट आने के लिए। तो फौरी तौर पर रिलीफ तो यही होता है कि सब्सिडी दे के आप किसी चीज़ को सस्ता कर सकें। इसमें जैन की बात के मुताबिक अगर ज़रूरी अजनास के लिए स्टोरेज बेहतर कर ली जाए, उसका इंतज़ाम कर लिया जाए, तो महंगाई काफ़ी हद तक, मतलब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इस वक्त लीमू आपको मार्केट में 60 से 70 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन ये 15 दिन बाद जिस रमज़ानुल मुबारक शुरू होना है, यही लीमू 200, 250, 300 रुपये तक पहुँच जाना है। तो जाहिद भाई एक चीज़ है कि अगर 18वीं तरमीम आ गई तो उसके बाद भी सूबे ये कहें कि हम कारोबार जनरेट नहीं कर सकते, हम बिज़नेस जनरेट नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें वफाक के है, तो फिर ये सिर्फ इल्ज़ाम की सियासत होगी। अच्छा, एक और मैं मरीम नवाज़ की तकरीर से जो बात मैंने देखी, जो मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ का विजन अपनी हुकूमत के हवाले से बड़ा क्लियर है। उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात वाशगाफ अल्फाज में बड़ी क्लियर की कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। हम कारोबारी लोगों को, जो बिज़नेसमैन है, जो
सरमायाकार कम सरमायादार हैं, हम उनको मौके देंगे कि वो कारोबार करें, कारोबार बूस्ट होगा, इंशाल्लाह ताला महंगाई में भी कमी आएगी। पॉइंट बिल्कुल वही है कि कारोबार के मौके देंगे कैसे। हमारे यहाँ तो टैक्सेस के निज़ाम का ऐसा झंझट है कि जिसका कारोबार चल जाए तो समझे कि वो तो आप किसी भी कारोबारी के पास इस वक्त चले जाएं, वो आपको दो चीज़ें रोएगा, बिजली का बिल, गैस का बिल। मतलब एक दुकानदार, इस वक्त हम माल रोड पे मौजूद हैं, किसी दुकान पे चले जाएं, उससे पूछेंगे सबसे बड़ा मसला आपका क्या है, वो कहेगा 1 महीने बाद जो बिजली का बिल आता है। वो किसी के घर चले जाएं, वो कहेगा बिजली का बिल, और अब तो गैस के बिल ने भी हिसाब बराबर कर दिया है, और पेट्रोल डीजल भी 300 तक पहुंचा हुआ और पहुंच भी जाएगा। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कमी होना लाजमी है, और अगर इनकी वफाक में भी हुकूमत बनती है तो यकीनन चचा भतीजी को एक पेज पे होना होगा, और इस सिलसिले में कोई ना कोई ऐसे इकदाम करने होंगे कि इसका कोई हल निकाल सकें। लेकिन बज़ाहिर इन तीनों चीज़ों का सस्ता होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है, और आने वाली हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज यही चीज़ है। ज़ैनुल आबिदीन ज़ाहिद आबिद ने बड़ी अच्छी बातें कर दी हैं। 18वीं तरमीम की बात, सूबा कैसे खुद मुख्तार हो जब वो जो 3 चीज़ें जिनकी हम गैस, बिजली, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, लोग नहीं देखते। हमारे आम लोगों को इतना पता भी नहीं है कि ये वफाक से तय होती हैं। लोग कहते हैं जी वज़ीर आला ने कर दिया, वज़ीर आला का कसूर है, सूबे के सरबराह का कसूर है। देखिए जी, अब आप आ जाएँ 10 फरवरी के दिन पे कि 10 फरवरी को जो नवाज़ शरीफ की तकरीर है, उसके बाद 11 फरवरी को पीपल्स पार्टी का जो लाहे अमल है या जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उनका यही लाहे अमल है कि मुल्क को इन चैलेंजेस से निकालने के लिए हम 1 पेज पे आएंगे। जिस तरह जाहिद साहब ने कहा कि चचा और भतीजी अगर 1 पेज पर नहीं होंगे तो उससे सफ़र कौन करेगा। ये 12 करोड़ अवाम और वफाक के नीचे का जो बस रही है 25 करोड़ अवाम, तमाम सियासी जमातों को इस वक्त मुल्क को इन चैलेंजेस से निकालने के लिए एटलीस्ट मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए 1 पेज पर आना होगा। 3 प्लान बनाने की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म। कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए जो कि 100-200 दिनों की कारकर्दगी से आवाम को रिलीफ दिया जाए, फिर 5 साल की हुकूमत है उसके मुताबिक ऐसा प्लान बनाया जाए, और फिर एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे। देखें, अपना तज्जिया देना और ख़बर देना ये अलहदा बात है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी मैं इस चीज़ का ख्वाहिशमंद हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे, और जो ऐवानों में खड़े होके नारे लगाए गए हैं, जो तकारीर की गई हैं और जो मैनिफेस्टो दिया गया है अवाम को बेहतर करने के लिए, उसके ऊपर उसी तरह ही अमल करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल जी, ऐसा ही होना चाहिए। ज़ाहिद साहब, सारी बातों की एक ही बात, आवाम की ज़िंदगी में सुकून तभी आना है जब महंगाई टूटनी है, चाहे वो फ्यूल की शक्ल में हो, चाहे वो गवर्नेंस की शक्ल में हो। जैसे आपने बताया कि जो सरकार के रेट लिस्ट है उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, चाहे गैस के बिल हैं, चाहे बिजली के बिल हैं, और आने वाले महीने में हम फिर IMF के पास जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मार्च और अप्रैल दोबारा वही महीने आ रहे हैं जिसमें उसी किस्म की बातें होंगी। IMF ने हमारी क्या शराइत हमें देनी है, हमने क्या उनकी मिन्नतें करनी है, क्या हमने उनके साथ डील करनी है, वो वक्त शुरू होने वाला है। जैसे ही गवर्नमेंट आएगी वो गो के वफाकी हुकूमत उसमें तमाम डील करती है, लेकिन उसके असरात सूबों पर भी उसी तरह पड़ते हैं। तो सूबाई हुकूमतें असल में यही है कि अगर इनकी गवर्नेंस बेहतर हो, लोगों को रिलीफ मिल सके, लोग थाने में जाएँ, उनकी FIR पहली फुर्सत में दर्ज हो जाए, उनकी कार्रवाई जो है पहली फुर्सत में दर्ज हो जाए, स्ट्रीट क्राइम कम हो जाए, लोगों को थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर मिलना शुरू हो जाए, लोगों के लिए बेजा जो पाबंदियाँ हैं, जो बेजा आज़ादी इजहार पे जो पाबंदियाँ हैं, अगर इस किस्म की चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पे जो अगर नज़र आती हैं कहीं उनको ख़त्म हो जाए, तो कम से कम सूबाई हुकूमतें ये ज़रूर कर सकती हैं, अगर फौरी तौर पर महंगाई ख़त्म नहीं कर सकती, कि लोगों को एक बेहतर माहौल दे सकती हैं, LDA में बेहतर माहौल दे सकती हैं, कॉरपोरेशन का भी मामला हो वहाँ लोगों को बेहतर माहौल, वासा भी बेहतर काम कर सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें सूबाई हुकूमतें असल में लोगों को एक रिलीफ देने के लिए, अगर हमारे पास बदकिस्मती से बल्दियाती निज़ाम नहीं है, ये असल में उसके काम है। तो ये करनी चाहिए कि अगर वाकई ये आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो बल्दियाती निज़ाम को बहाल करें। बल्दियाती जितने चैलेंजेस हैं, इंतखाबात तो जाहिद साहब बिल्कुल बहुत बड़ा मौमा बना है। बिल्कुल जी, जाहिद साहब बिल्कुल ठीक निशानदेही कर रहे हैं कि जहाँ ये महंगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ये सारे चैलेंजेस हैं। जाहिद भाई की बात बिल्कुल ठीक है। जो बल्दियाती इलेक्शन करवाना है वो भी इस हुकूमत के लिए चैलेंज होगा कि क्या ये अपने इख्तियारात निचली सतह पे मुंतकिल करते हैं या अपनी मुट्ठी बंद करके रखते हैं, ये एक चैलेंज होगा। अगर तो आवाम को अपनी नाली पक्की करवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए MPA की तरफ ही देखना पड़ेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। लोगों को उनके
जो अगर आप मरियम नवाज़ ने अगर कहा है कि हम उनके हकूक़ उनके दहलीज़ पर देंगे, तो बलदियाती निज़ाम को बहाल करें और फौरी करें और मौसर अंदाज में करें और उसको इख्तियारात दें। आप वाकई इन चीज़ों से निकल जाएँ कि किसी की सड़क आपने बनानी है, नाली आपने बनानी, ये आपके काम नहीं है, ये सूबाई हुकूमतों के काम नहीं है, ये बलदियाती इदारों के काम है। उन्हें मजबूत करें, उन्हें ताकत दें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ज़ैनुल आबिदीन, ये वाकई अब तो बेचारे लोगों को ये मेरा ख्याल है कि इन्फॉर्मेशन भी ख़त्म हो गई है कि ये इदारों के काम है, ये बलदियाती इदारों के काम है, जो नाली बनवाना है, सड़क टूटी है। अब तो हम हर चीज़ के लिए MPA की तरफ देख रहे होते हैं कि हमारे इलाके का नुमाइंदा कौन है। इदारों की बदहाली, बुरी सूरत हाल, गवर्नेंस के इशू, इन सब का कौन कसूरवार है? इन सब के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं कि चले महंगाई ना टूटे, कहीं तो आवाम को सुकून हो? देखें जी, ये जो पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत सोच रही है कि शायद ये सोने का तख्त है, ये सोने का तख्त नहीं है, ये हाँ ये कांटों की सेज है। वो पंजाबी में कहते हैं लग पता जाएगा। हाँ, जो इदारों की सूरतें पे आ जाने तो फिर वहाँ पे आ जाने, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो अवाम इस वक्त अदारों में अपने सरकारी अमूर सर अंजाम देने के लिए रुल रहे हैं, उनके लिए उनको बेहतर बनाना मरियम नवाज़ की हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा। गो कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसा वन विंडो शुरू कर रही हूँ जहाँ पे तमाम सरकारी इदारे, तमाम सर्विसेज के इदारे अंडर वन अम्ब्रेला काम करेंगे और आवाम का मसला उनकी दहलीज़ पर हल होगा। लेकिन कहने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी इनके साथ कितना चलती है। क्या जिस तरह ये 13 महीने की निगरान दौरे इक़्तिदार में ब्यूरोक्रेसी ने दिन रात एक किया, क्या अब मरियम नवाज़ के साथ रात दिन एक करते हैं या नहीं करते? क्या उसी स्पीड से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनते हैं या नहीं बनते? क्या उसी तरह जिस तरह शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन पे काम करवाया, क्या मरियम नवाज़ जो अगले अपने प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं, मेट्रो बस की तोसी है, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है, लाहौर में मज़ीद अंडर पासिस फ्लाईओवर हैं, जनूबी पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, ये उनके साथ काम करते हैं या नहीं करते? लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा नज़र आता है कि इस हुकूमत के 100 दिनों बाद ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि हुकूमत का जो ट्रेंड है वो किस तरफ। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लेकिन वाकई ही ये हकीकत बात है कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, जो भी हुकूमत में आए आसान नहीं होगा, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। पहले इलेक्शन के मामलात थे, आखिर अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन हुए, धांधली का शोर उठा, लेकिन अब हुकूमत साजी होती नज़र आ रही है और उम्मीद यही की जा सकती है कि जो भी आए आवाम के लिए बेहतर करके दिखाए। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।